हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका शेडी उषा मैम चैनल पे। आज हम 6th क्लास का सामाजिक विज्ञान का जो आपके मिड टर्म में पेपर होंगे उसका सैम्पल पेपर करेंगे, ठीक है। और ये सैम्पल पेपर जिस तरीके से ये आया हुआ है ये डिपार्टमेंट की तरफ से ही आया है, ठीक है। और इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। और आप इसमें देख भी सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपको दिए हुए कि सामान्य निर्देश ये है कि इसमें आपके 6 खंड हैं, ठीक है। क ख ग ढ और च, ठीक है। और इसमें कुल आपके 14 प्रश्न और सही प्रश्न अनिवार्य हैं। आपके इसमें खंड क में 1 से लेके 15 तक MCQ हैं और वो सारे क्वेश्चन आपके एक एक अंक के हैं, ठीक है। और उसके बाद खंड 2 में आपके 2 से लेके 5 तक अति लघु प्रश्न हैं और इसके 2-2 अंक के हैं, ठीक है। और इनके जो आंसर है वो आपको 20 शब्दों से अधिक में नहीं होना चाहिए। और ग में आपके क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये आपके 3 नंबर के हैं। और आपके खंड ख में 8 और 9 ये आपके 5-5 अंक के क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 13 तक आपके केस आधारित प्रश्न है और जो आपके 4-4 अंक के हैं, ठीक है। उसके बाद में इसमें आपको एक मैप दिया हुआ है जो मैप आपका 5 अंकों का है, ठीक है। इसी तरीके से देखो आपका पेपर आएगा जिस तरीके से इसके अंदर दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला खंड क्या है हमारा, इसमें आपके MCQ है, ठीक है। कि सही मिलान की पहचान कीजिए। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर दक्षिण महासागर। तो आपको चारों में से ये बताना है कि इसमें जो सही है उसके ऊपर आपको निशान लगाना है, ठीक है। तो जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर वो है आपका प्रशांत महासागर, ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि नीचे दो कथन 1 और कथन 2 के रूप में दिए गए हैं। दोनों कथनों को पढ़िए और सही विकल्पों को कीजिए, ठीक है। इसमें पहला है आपका कि विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष 2 जून को मनाया जाता है। कथन 2, महासागर मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। तो इसका जो आंसर है इसका ऑप्शन ना डी ठीक होगा, क्योंकि जो विश्व महासागर दिवस है ना वो 2 जून को नहीं 8 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो गया। और जो महासागर है ये मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी, तो ये सही है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। फिर है गलत मिलान की पहचान कीजिए। ए, मानचित्र का प्रकार राजनीतिक मानचित्र। मानचित्र का प्रकार भौतिक मानचित्र। सी, मानचित्र का प्रकार थीमेटिक मानचित्र। और डी, मानचित्र का प्रकार ग्लोब। तो देखिए इसमें जो आपको गलत आपको बताना है, तो मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं, राजनीतिक, भौतिक और थीमेटिक। ये तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो डी ऑप्शन है मानचित्र का प्रकार ग्लोब ये आपका गलत है। जो ग्लोब है, ग्लोब को पृथ्वी का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की उचित विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रूस में डैश समय क्षेत्र है। ऑप्शन है 5, बी 7, सी 9 और डी 11। तो आंसर है डी 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का हिस्सा है। तो आंसर है ए, एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। देखो इसमें जो ऑप्शन 4 दे रखे होते हैं, लेकिन आपको जो आंसर लगाना होता है, जो आंसर सही होता है वही आपको इसमें आंसर आपको लिखना है। 4 ऑप्शन आपको कभी भी आंसर में नहीं लिखने, जो आंसर है वही आपको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के दक्षिण गंगोत्री नामक पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया। तो आंसर है इसका अंटार्कटिका में उसको स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह में किस देवता की स्तुति की गई है। तो आंसर है बी, वरुण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कि उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश वर्षों का कालखंड शताब्दी कहलाता है। तो आंसर है कि 100 वर्षों का जो कालखंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको शताब्दी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस घटना का पता लगाने के लिए पंचांग का प्रयोग नहीं होता। ए, भूकंप। देखिए भूकंप का पता लगाने के लिए पंचांग का प्रयोग नहीं होता है। भूकंप का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, जबकि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य उदय और सूर्यास्त के लिए हम पंचांग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10 कि जू आनजेंग किस देश से भारत आया था। तो आंसर है सी, चीन से वो भारत आया था। हलमा पिट्टा का उद्देश्य था, जो हलमा पिट्टा था इसका उद्देश्य था वृक्षों को लगाना। क्वेश्चन नंबर 12 कि नीचे दो कथन 1 और कथन 2 के रूप में दिए गए हैं। दोनों कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन 1, आर्थिक गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं। कथन 2, गैर आर्थिक गतिविधियों से हमें धन प्राप्त होता है। तो देखिए जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं, ये बिल्कुल ठीक है। और दूसरा देखिए जो गैर आर्थिक गतिविधियों से हमें धन प्राप्त होता है, ये गलत है, ठीक है। जो गैर आर्थिक गतिविधियां होती हैं उनसे हमें कोई धन प्राप्त नहीं होता। तो इसका ऑप्शन सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 13, रमेश चाहता है कि साइबर कानून को और अधिक सख्त बनाया जाए। इसके लिए उसे सरकार के किस अंग के पास जाना चाहिए। तो इसमें आप सीधे सीधे पूछा है कि जो कानून बनाने
कानून कहाँ पे बनाए जाते हैं, किसके द्वारा बनाए, तो आंसर इसका ए विधायिका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से कौन भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, तो आंसर है डी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 15 असंगत की पहचान कीजिए। देखिए माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, ये सब एक ही उसमें आते हैं और जो समुदाय है ये हमारा अलग है। ठीक है। अब है आपका खंड खा, तो इसमें आपको क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। देखिए इसमें आपको दे पहला है कि मानचित्रों के महत्व का वर्णन कीजिए अथवा मानचित्र में दिए गए प्रतीक चिन्हों के महत्व का वर्णन कीजिए। देखिए अथवा का मतलब है कि दो क्वेश्चन दे रखे हैं, दो में से आपको जो आता है आपको उसका आंसर लिखना है। ठीक है। तो इसमें मैंने आपको दोनों का ही आंसर बता रखा, तो आपको जो भी आपको याद करना हो आप याद कर सकते हैं। तो पहला है कि मानचित्रों का महत्व। मानचित्र विभिन्न उद्देश्यों के लिए स्थान की जानकारी प्रदान करने, नेविगेशन में सहायता करने और जटिल डेटा को समझने में मदद करते हैं। ठीक है। पहला है कि शिक्षा और अध्ययन। मानचित्र भूगोल, संस्कृति और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेकंड है शहरी और ग्रामीण विकास। नगरों और ग्रामों के भावी विकास की योजना बनाने के लिए मानचित्र का उपयोग किया जाता है। अब आपका अथवा वाला क्वेश्चन है कि मानचित्र पर प्रतीक महत्वपूर्ण होते हैं, इससे पृथ्वी की वास्तविक विशेषताओं को दर्शाना आसान हो सके। प्रतीक शहरों, नदियों, पुलिस स्टेशनों और मंदिरों जैसी विभिन्न विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि महासागर के कोई दो महत्व लिखिए। तो आंसर है पहला है कि महासागर विश्व में सांस लेने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का आधे से अधिक उत्पादन करते हैं। सेकंड, महासागर रोजगार और आजीविका प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आदि मानव को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा अथवा पुरातत्व विज्ञानी का क्या कार्य है, तो आंसर है कि आदि मानव को जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता था। सेकंड, आदि मानव भोजन और पानी खोजने के लिए लगातार एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते थे। अथवा वाला है कि पुरातत्व विज्ञानी मानव, पौधों एवं पशुओं द्वारा अपने पीछे छोड़े गए अवशेषों जैसे उपकरण, घड़े, पात्र, मनके, मूर्तियां, खिलौने, हड्डियां, पशुओं और मानवों के दांत, जले हुए अनाज, घरों एवं ईंटों के हिस्से एवं अन्य वस्तुओं का उत्खनन करके अतीत का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि समुदाय के दो कार्य लिखिए। तो आंसर है पहला है कि सहायता प्रदान करना, रिश्तों को बढ़ावा देना। दूसरा, सदस्यों के बीच अपनेपन की भावना पैदा करना। ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये आपके 3-3 नंबर के हैं। ठीक है। इनमें से आपको अथवा दे रखा है कि लोकतंत्र के महत्व का विश्लेषण कीजिए अथवा डॉक्टर एपीजे कलाम का जीवन परिचय दीजिए। तो दोनों में से किसी एक का आंसर आपको लिखना है। तो उत्तर है कि पहला है कि लोकतंत्र के महत्व का विश्लेषण। फर्स्ट पॉइंट है कि लोकतंत्र यह सुनिश्चित करता है कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए और किसी के साथ भेदभाव न किया जाए। सेकंड है कि लोकतंत्र लोगों को अपनी सरकार चुनने, बदलने और उसकी आलोचना करने की शक्ति देता है। थर्ड है कि लोकतंत्र प्रत्येक व्यक्ति को अपनी राय व्यक्त करने की आज़ादी देता है। ठीक है। अब अथवा वाला है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय। तो आंसर है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। वह एक महान एरोस्पेस वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, जिन्हें मिसाइल प्रौद्योगिकी के विकास में योगदान के लिए भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान में एक वैज्ञानिक और प्रशासक के रूप में कार्य किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आर्थिक गतिविधियां क्यों जरूरी हैं अथवा सामुदायिक सहभागिता के महत्व का वर्णन कीजिए। आंसर है कि आर्थिक गतिविधियां किसी भी समाज और राष्ट्र की तरक्की के लिए जरूरी हैं, क्योंकि पहला, ये रोजगार पैदा करती हैं, दूसरा, आय उत्पन्न करती हैं, तीसरा, जीवन स्तर को बेहतर बनाती हैं। आपका अथवा वाला है कि सामूहिक सहभागिता का महत्व। ठीक है। सामूहिक सहभागिता का महत्व व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर होता है, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आता है। पहला है कि समावेशिता को बढ़ावा मिलता है, दूसरा, लोग एक दूसरे का समर्थन करते हैं और तीसरा, यह शिक्षा में सुधार करती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपका ये 5 नंबर का है। ठीक है। 5 नंबर के आपके दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। 8वां क्वेश्चन है कि प्रारंभ में ईरान, यूनान और चीन ने भारत भूमि के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया एवं क्यों। तो आंसर है कि प्रारंभ में ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी के आधार पर इस भूमि को हिंद या इंडोस कहा और बाद में इसे हिंदुस्तान या सिंधु का क्षेत्र कहा। चीनियों ने उत्तर भारतीय लोगों के लिए हेंटू शब्द का प्रयोग किया। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि ये भारत की शक्तिशाली सिंधु नदी से संबंधित थे और ईरानी यूनानी भाषा में से का है में बदलना एक सामान्य बात थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कि इतिहास में समय की गणना किस प्रकार की जाती है, वर्णन कीजिए अथवा
इतिहास को जानने के किन्हीं 5 स्रोतों को सूचीबद्ध कीजिए। तो पहला है कि प्राचीन काल में लोग समय मापने के लिए तारों, सूर्योदय और सूर्यास्त जैसी प्राकृतिक घटनाओं पर निर्भर थे। अन्य प्राकृतिक घटनाएं जिन पर मानव निर्भर थे वे भी ऋतुओं का परिवर्तन। ये घटनाएं उन कार्यों गतिविधियों को निर्देशित करती थी जिनका अभ्यास मनुष्य प्राकृतिक परिवर्तनों के अनुसार करते थे। अब अथवा वाला क्वेश्चन है कि इतिहास को जानने के 5 स्रोतों को सूचीबद्ध कीजिए। तो आंसर है कि इतिहास को जानने के 5 स्रोत हैं। पहला है कि साहित्यिक स्रोत जैसे वेद, पुराण, धार्मिक ग्रंथ। दूसरा, प्राथमिक स्रोत जैसे शिलालेख, सिक्के, स्मारक। तीसरा, विदेशी यात्रियों के विवरण। चौथा, पुरातत्व जैसे उत्खनन से प्राप्त अवशेष। पांचवा, मौखिक स्रोत जैसे लोक कथा और पारंपरिक जानकारी। देखिए आपके इसमें 4 क्वेश्चन आपके ना ये स्रोत आधारित हैं, ठीक है। तो इसमें अनुच्छेद को पढ़ना और उसके आंसर आपको देने हैं। सबसे पहले देखिए हम इसमें जो आपका ये अनुच्छेद है इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। कि पृथ्वी का मानचित्रण कुछ अधिक कठिन है क्योंकि हमारे ग्रह का आकार चपटा नहीं है। इसकी आकृति लगभग गोलाकार है। हम इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि यह पूर्ण गोलाकार नहीं है अपितु ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। इसे व्यवहारिक दृष्टि से गोलाकार मानेंगे। इसका मतलब पृथ्वी पर एक गोलाकार सतह को समतल सतह पर उतारना संभव नहीं है। इस समस्या के समाधान के लिए पृथ्वी के छोटे भागों को समतल सतह पर उतारा गया। इससे केवल सीमित क्षेत्र का मानचित्र बन पाया, जबकि पृथ्वी के पूरे भाग का उतारना कठिन हो गया। एक क्षेत्र में बनी चपटी सतह अन्य क्षेत्र की सतह की तुलना में ठीक न बैठ पाती और यह स्थिति उत्पन्न हो जाती। अब एक ग्लोब का विचार कीजिए जो एक गोल आकृति वाला है और उस पर एक मानचित्र बनाया गया है। यह पृथ्वी, भूमि, महासागर तथा उनके अनुपातिक क्षेत्रफल का से प्रतिनिधित्व करता है। जैसे मानचित्र पर हम एक समतल सतह पर पृथ्वी का चित्र बनाते हैं, वैसे ग्लोब पर पृथ्वी का त्रिविम 3 डायमेंशन रूप देखा जा सकता है। ग्लोब धातु, लकड़ी, प्लास्टिक या किसी भी अन्य टिकाऊ पदार्थ से बने होते हैं। वैसे पृथ्वी के भूगोल का प्रतिनिधित्व करने का सबसे सही साधन है, परंतु पृथ्वी का आकार एक गोला ग्लोब होने के कारण मानचित्र ग्लोब के अपेक्षा अधिक सुविधाजनक होते हैं। विशेषतः संपूर्ण विश्व का चित्रण तथा विश्व के भूगोल का अध्ययन करने में यह अधिक प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि मानचित्र का वर्णन कीजिए। आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि मानचित्र क्या है, ठीक है। तो आप इसमें से ही देख सकते हैं कि देखिए जो मानचित्र है ना कुछ अधिक कठिन होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके ग्रह का जो आकार है वो चपटा है, ठीक है। फिर इसमें दे रखा है कि पृथ्वी का मानचित्रण क्यों कठिन है। पृथ्वी का मानचित्रीकरण क्यों कठिन है, क्योंकि देखिए जो पृथ्वी है हमारी क्योंकि ये पूर्ण गोलाकार नहीं है, क्योंकि ये ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और इसीलिए इसे व्यवहारिक दृष्टि से गोलाकार हम मानेंगे, ठीक है। यानी कि इसका मतलब कि पृथ्वी पर एक गोलाकार सतह को समतल सतह पर उतारना संभव नहीं है, ठीक है। फिर ग्लोब के महत्व को बताइए। देखिए जो ग्लोब है, ग्लोब पर पृथ्वी, भूमि, महासागर और उसके अनुपातिक क्षेत्रफल का से प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। यानी कि ये जो तीनों आंसर हैं आपके इसी आपके पैराग्राफ में से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आपका दूसरा पैराग्राफ है कि अपने धर्म या कर्तव्यों का पालन करना भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है। परिवार एक विद्यालय भी है जहाँ बच्चे अहिंसा, दान, सेवा, त्याग जैसे महत्वपूर्ण मूल्य सिखाते हैं। परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसके सदस्य अपनी इच्छा को त्याग देते हैं, ठीक है। ये पैराग्राफ इसका आंसर पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है। देखो इसकी पहली ही लाइन में इसका आंसर है कि अपने धर्म या कर्तव्यों का पालन करना भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है, ठीक है। यानी कि पहली लाइन से आपको इसका पहला आंसर मिल जाएगा। फिर कि परिवार किस प्रकार एक विद्यालय की भूमिका निभाते हैं। तो देखिए दूसरी लाइन में कि जो परिवार है, परिवार एक विद्यालय भी है जहाँ बच्चे क्या सीखते हैं, अहिंसा, दान, सेवा और त्याग जैसे महत्वपूर्ण मूल्य सीखते हैं। यानी कि पहला आंसर आपको पहली लाइन में और दूसरा आंसर आपको दूसरी लाइन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा कि परिवार के माध्यम से व्यक्ति में किन गुणों का विकास होता है, किन गुणों का वर्णन कीजिए। देखो इसको आप खुद भी देख सकते हैं कि जी हम परिवार से व्यक्ति के अंदर क्या होता है, दूसरों को सहयोग करने का, ठीक है, और अपने मन की भावना का विकास होता है, ठीक। आपका क्वेश्चन नंबर 12 के निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखिए इसमें पहले कि आपने देखा होगा कि हमने इससे पहले की बात की थी कि विश्व के अधिकतर देशों में शासन प्रतिनिधियों जन हैं जो ग्रीक भाषा के डेमोक्रेसी प्रणाली की नींव के रूप में लोकतंत्र को अपनाया है। इसका अंग्रेजी शब्द से बना है जिसका प्रणाली तंत्र या शक्ति अर्थात क्रेटेस और लोग अर्थात डेमोस 2 शब्द आता है। डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ हुआ लोग, या लोगों का शासन या गणतंत्र। देखो इसमें क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी किस भाषा के शब्दों से बना है। तो जो डेमोक्रेसी है ग्रीक भाषा के डेमोक्रेसी शब्द से बना है, ठीक है। और लोकतंत्र का क्या अर्थ है, लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन, ठीक है। लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन, ठीक है।
और डेमोक्रेसी जो लिखा हुआ है, देखो दूसरी लाइन में लिखा है डेमोक्रेसी, जो है आपका ये ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। ठीक। और फिर है कि अपने दैनिक जीवन के उदाहरण के माध्यम से लोकतंत्र का महत्व क्या है, कि लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र में लोगों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलता है और लोगों को यहाँ पे समानता का अधिकार भी मिलता है। ठीक है। फिर आपका अनुच्छेद 13 है कि आर्थिक गतिविधियां वे हैं जिनमें अर्थ, धन, मुद्रा सम्मिलित होता है अथवा जिन्हें अर्थोपार्जन के लिए किया सम्मिलित पक्षों के लिए वस्तु के नगद मूल्य से संबंध होती है। उदाहरण के लिए जाता है, अथवा जो व्यापारी बाजार में वस्त्र बेचते हैं, किसान अपनी उपज बाजार में बेचते हैं, वकील अभियोजन का शुल्क लेते हैं, ट्रक चालक वस्तुओं को किसान दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, श्रमिक कार बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं इत्यादि। देखिए, बाजार शब्द की व्याख्या करनी। बाजार क्या, यानी कि जहाँ पे लोग या जहाँ पे किसान अपने सामान को बेचने के लिए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बाजार बोलते हैं। ठीक है। और शुल्क शब्द की व्याख्या क्या है, शुल्क का मतलब क्या है, यानी कि किसी सामान को बाजार ले जाने के लिए जो आप किराया देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम शुल्क बोलते हैं। ठीक है। फिर कि आर्थिक गतिविधियों का वर्णन। आर्थिक गतिविधि क्या होती है, यानी कि वे गतिविधियाँ जिनको करने से आपको पैसा मिलता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आर्थिक गतिविधियाँ कहते हैं। अब देखिए, ये आपका मैप दे रखा है कि आपको इसमें कि भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित में से किन्हीं 5 को उपयुक्त चिन्हों की सहायता से दर्शाइए। देखो 6 दे रखे हैं, मैंने इसमें आपको 6 के 6 बता रखे हैं और आपको 5 आप इसमें बता सकते हैं। पहला इसमें मत्स्य, किष्किंधा, चोल, प्रयाग ज्योति, अवंती और केरल। तो आप ये देख सकते हैं मत्स्य, अवंती, प्रयाग ज्योति, किष्किंधा, केरल और चोल। ठीक है। तो देखिए, ये आपका मिड टर्म के लिए आपका एक सैम्पल पेपर था। ठीक है। ये इसी तरह का सेम इसी तरीके का पेपर, ठीक है, यानी कि सेम जो इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। ठीक है। और आप मुझे कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे ये जो क्वेश्चन, ये तो डिपार्टमेंट से आए थे। ठीक है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथी और बच्चों को भी शेयर करें ताकि और बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।